अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्टली इसको पूछा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी क्या होती है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, तो इस तरह के कुछ जो है ना वहाँ पे चार्ज जो है वो चीज़ें होंगी, कुछ चार्ज प्रोटीन्स, चार्ज अमाइनो एसिड्स वगैरह होंगे, इसी तरह चार्ज बीड्स वगैरह प्रेज़ेंट होंगे, ठीक है? और नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स या फिर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो वहाँ पे होंगे और उनको सेपरेट किया जाएगा इस क्रोमैटोग्राफी के अंदर। तो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के इंट्रोडक्शन जो है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये एक सेपरेशन टेक्नीक है जिसमें पोलर, नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है। उनकी चार्ज एफिनिटी के बेस पे जितनी उनकी चार्ज की एफिनिटी होगी, उसी बेस पे उनको क्या कर लिया जाएगा, वहाँ से सेपरेट कर लिया जाएगा और ये सारी सेपरेशन न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके लिए की जाती है, ठीक है? अमीनो एसिड्स के लिए और प्रोटीन्स के लिए की जाती है। उसके बाद हम इसके प्रिंसिपल पे आते हैं, तो इसके प्रिंसिपल में हमारे पास जो है ना वो सरफेस फिनोमेना जो है वो आ जाता है। मतलब ये कि एडसॉर्प्शन जो है ना वो प्रोसेस होगा। मीन्स यहाँ पे एडसॉर्प्शन जो है वो होगी। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ना सेपरेशन हो जाएगी बायोमॉलिक्यूल्स की, उनके आयन्स की बेस पे, उनके चार्ज की बेस पे, उनके ऊपर कौन-सा चार्ज है। और जो भी सैंपल होगा वो लिक्विड फ़ेज़ में होगा और जो स्टेशनरी फ़ेज़ होगी वो सॉलिड टाइप होगी और इसमें बीड्स वगैरह प्रेज़ेंट होंगे, रेज़ाइन्स वगैरह प्रेज़ेंट होंगे। तो उन रेज़ाइन्स के बारे में अभी हम देखेंगे, उनकी क्लासिफ़िकेशन चेक करेंगे। कुछ एनायनिक होते हैं, कुछ कैटायनिक होते हैं। जो कैटायनिक होंगे उनके ऊपर ये देखें ना, ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज होगा, ये कैटायनिक एक्सचेंज होगा, मतलब कि ये पॉज़िटिव के साथ जो है ना ये जाके बाइंड करेंगे। ठीक है? ये खुद नेगेटिव होंगे लेकिन पॉज़िटिव के साथ जो है ना बाइंड करेंगे, इस वजह से हम इनको कहते हैं ये क्या है, ये केटायनिक एक्सचेंज है। और ये एनायनिक एक्सचेंजर जो है ना ये क्या होते हैं, ये खुद पॉज़िटिव होते हैं लेकिन बाइंड जाके नेगेटिव के साथ करते हैं। आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का जो है ना वो कॉलम आप एक रेडी करते हो इस तरह का। उस कॉलम के अंदर आप इस तरह जो है ना जितने भी डिज़ाइन्स होते हैं, ठीक है? वो आप यहाँ पे लगा लेते हो। तो आपने डिज़ाइन्स जो है ना कि वो कौन से लगाने हैं, किस टाइप के लगाने हैं, आपने उनको जो है वो पॉज़िटिव करना है या फिर उनको नेगेटिव करना है, ये डिपेंड करता है आपके जो आप ऊपर से डाल रहे हो ना सैंपल, ठीक है? ये सैंपल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है? कि आपने कौन-सी चीज़ जो है ना ऊपर से आप डाल रहे हो। उसकी जो हिसाब से आप क्या करते हो, यहाँ पे पॉज़िटिव डिज़ाइन रखते हो या फिर नेगेटिव डिज़ाइन रखते हो। इसके अलावा इनकी कुछ टाइप्स होती हैं डिज़ाइन्स की, जैसे कि हमारे पास केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन्स को मतलब उनको डिवाइड कर दी जाता है, ठीक है? उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ डिज़ाइन्स बनाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कैटायनिक हमें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉज़िटिव चार्ज वाले हों, ठीक है? और इसके अलावा जो है ना अगर वीक वाले चाहिए तो फिर हम ना कार्बोक्सी मिथाइल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एनायनिक चाहिए तो फिर हमें क्वाटरनरी अमोनियम जो है ना वो चाहिए होगा, ठीक है? अमोनिया होता है ना बेसिक होता है, इसमें ये एनायनिक है, ठीक है? नेगेटिव चार्ज। और वीक एनायनिक के लिए हमें डाई जो है ना डाई एमाइनो इथाइल जो है ये हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ हम सबसे पहले डिज़ाइंस के बारे में देखते हैं, तो हमें केटायनिक या एनायनिक या ज़ियोलैटिक या डोलोमाइट क्ले वगैरह जो है ना इनको यूज़ करते हैं और इनके जो सिंथेटिक होती है ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक डिज़ाइंस जो है ना इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले अगर देखते हैं आयन एक्सचेंज डिज़ाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये केमिकली स्टेबल होता है। इसके अलावा ये सॉल्वेंट के साथ इनसॉल्युबल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई डिज़ाइन है, ठीक है? ऊपर से हमारे पास जहाँ पे कोई सॉल्वेंट आ रहा है, ठीक है? ये सॉल्वेंट चलो इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। कोई सॉल्वेंट आ रहा है तो ये जो है ना ये इसके साथ लग के तो इसके साथ दोनों डिज़ॉल्व हो जाएँ और चीज़ें जो है ना वो सारी ख़राब हो जाएँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। उसके अलावा इसके जो है ये सफिशिएंट डिग्री होती है कि ये क्रॉस लिंकिंग वगैरह किसी के साथ कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है फ़ॉरेन आयन के थ्रू आयोनिक बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है? और सफिशिएंट आयन एक्सचेंज जो है ना वो हमें इसके ज़रिए अवेलेबल होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी से सेपरेट हो जाती हैं। इस टेक्नीक के बारे में कुछ हम देखेंगे कि ये किस चीज़ के लिए जो है ना वो यूज़ की जाती है। इसको प्रोटीन्स के लिए यूज़ किया जाता है, अमीनो एसिड्स के लिए यूज़ किया जाता है और पीएच की बेस पे चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है? और आयन के बेस पे आयन एक्सचेंज है ना वो होता है और चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। इसी तरह हम चार्ज प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। कुछ जो चार्ज प्रोटीन्स होंगी जैसे कि अपोज़िटली चार्ज होंगी, ठीक है? वो हाँ, बाइंड करेंगी डिज़ाइन्स के साथ और उसके बाद जब हम ऊपर से जो है ना यानी पीएच वाला एक बफर डालेंगे, तो उसके बाद बफर जो है वो उधर ऐड हो जाएगा और वहाँ से प्रोटीन्स रिमूव हो जाएँगी और वो नीचे हमारे पास कलेक्ट होके आ जाएँगी और इस तरह एक साल्ट ग्रेडिएंट जो है ना वो भी बन जाता है।
प्रोटीन्स और जो उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी वो सारी की सारी जो है वो निकल जाएँगी। अनवांटेड प्रोटीन और अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ जो है वो सारी की सारी जो हमारा सैंपल है उसमें से निकल जाएँगी इस थ्रू कॉलम के थ्रू। ये आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमैटोग्राफी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कॉलम हम रेडी करते हैं। तो ये आपको सारा इस डायग्राम के अंदर बहुत ही ईज़िली प्रोसीजर समझ आ जाएगा। आपने ये आपका सैंपल है, ये आपने बना लिया है। अब यहाँ पे आपने कैटायनिक जो है ना वो एक्सचेंजर लगाया हुआ है, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन पॉजिटिव के साथ चिपक जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटीन्स आपने डाल दिए हैं, प्रोटीन्स कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी हैं, वैसे नॉर्मल प्रोटीन्स हैं जो कि अनवांटेड है, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं। तो आपने जैसे ही इसको अंदर डाला है तो ये देखिए यहाँ पे बाइंडिंग जो है ना वो स्टार्ट शुरू हो गई है। तो इसने क्या किया, पॉजिटिव चीज़ों के साथ जो है ना वो बाइंड कर लिया है। उसके बाद आपने इसके ऊपर से जो है ना वो क्या डाला है, आपने यहाँ पे आप डाल दिया है इसके अंदर बफर डाल दिया है, ठीक है? या सॉल्ट वगैरह डाल दिया है। तो जैसे ही डाला है तो उसके बाद ये आपको नीचे जो है ना ये सोडियम आयन्स जो है वो आपको मिलना शुरू हो गए हैं, ठीक है? देन आपने क्या किया है कि फिर उसमें NaCl डाला है या कोई बफर डाल दें आपके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे जो है ना मतलब प्रोटीन्स जो हैं वो पॉजिटिव प्रोटीन्स वो यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएँगे। और फिर आप जो है दोबारा जब बफर डालेंगे तो बाकी जो रही गई होंगी मतलब जो नेगेटिव होंगी चार्ज वाली वो भी आपको प्रोटीन्स अवेलेबल हो जाएँगी, और उससे पहले ये जो चीज़ निकली है ना ये सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह या अनवांटेड चीज़ें जो हैं वो निकल गई हैं पहली दफ़ा ही। ठीक है? तो इस तरह ये कॉलम क्रोमैटोग्राफी काम करती है। ये आपको जो है ना ये इस तरह इसको कॉलम क्रोमैटोग्राफी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक पूरा कॉलम बनाया जाता है, ठीक है? और इसमें भी चीज़ें जो है ना वो इसी तरह वो निकल रही होती हैं यहाँ से। और मेन चीज़ ये है कि कॉलम में उसमें भी इसी तरह जो है ना वहाँ पे एडसॉर्बेंट लगाया गया था। सिर्फ़ क्या था कि वहाँ पे आयन एक्सचेंज नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है? इसी वज़ह से इसको कॉलम क्रोमैटोग्राफी भी कहा जाता है। अब आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ये आपको डायग्राम जो है ये नज़र आ रही है। तो इसमें ये हमारे पास सैंपल है, इसको पोर किया है, सैंपल अंदर अटक गया है और उसके बाद क्या हुआ, कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे पास ये देखिए ये इस फॉर्म में निकल आई हैं। उसके बाद देन फिर हमने मतलब ऊपर हम जो है ना बार-बार बफर डाल रहे हैं, ठीक है? जब बफर डालते हैं तो कोई ना कोई चीज़ हमारे पास नीचे जो है ना वो आ जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ये अवेलेबल हो गई हैं और ये हमें तकरीबन 4 किस्म की जो है ना वो अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल गई हैं, ठीक है? तो अब जो है हम देखेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इसका वही है कि ये जो है ना मेन चीज़ों को डिवाइड करता है, ठीक है? सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम मोबाइल फ़ेज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है? और स्टेशनरी फ़ेज़ के बारे में देखेंगे कि ये कौन-सी हैं। ये दोनों फ़ेज़ेज़ होती हैं। जो स्टेशनरी फ़ेज़ होगी, जैसे कि अगर आपके पास ये कॉलम है, ठीक है? तो इसके अंदर अगर यहाँ पे आपने जो है ना ये डिज़ाइन्स वग़ैरह जो है ना इनको सेट किया हुआ है। डिज़ाइन्स क्या होते हैं? ये बीड्स होते हैं, ठीक है? ये ऐसे ना ऐसे मतलब यूँ ऐसे गोल-गोल जो है ना ये डिज़ाइन्स होंगे। आप क्या करते हैं, इसकी कॉलम की पैकिंग कर देते हैं, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड करते हैं, ठीक है? या जिप्सम वगैरह ऐड करते हैं, जिसकी वज़ह से क्या हो जाता है कि ये डिज़ाइन्स चिपक जाते हैं इसके साथ, ठीक है? ये जो ग्लास होता है ना इसके साथ वो चिपक जाते हैं, ठीक है? ये आप ये समझ लें ये ग्लास है, ठीक है? इधर कॉटन वूल होता है और यहाँ पे जो है ना एक क्लिप लगा होता है जिसके थ्रू ये बंद होता है। आप बाद में इस प्लग को निकाल देते हो या इस क्लिप को निकाल लेते हो, तो यहाँ पे ये जो है ये जो जगह है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा ना कॉटन वूल लगा होता है, तो चीज़ें जो होती हैं ना वो इसमें से रस के फिर वो नीचे आती हैं। मतलब जिस तरह वो चीज़ पहले ये कॉटन जो है ना ये भर जाएगा, ठीक है? और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो नीचे ट्रैवल करेंगी और बीकर में हमारे पास आ जाएँगी। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये जो बीड्स हैं, ठीक है? ये जो बीड्स हैं ना इनको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास स्टेशनरी फ़ेज़ है, ये सॉलिड है, ये अगर रुकी भी है, ये एडसॉर्बेंट का काम कर रही है, यहाँ पे चीज़ें एडसॉर्ब हो रही हैं, लेकिन वो आयन एक्सचेंज की वज़ह से एडसॉर्ब हो रही हैं, बॉन्डिंग की वज़ह से हो रही हैं, आयोनिक बॉन्डिंग की वज़ह से। और जो चीज़ हम यहाँ ऊपर से डालेंगे, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास मोबाइल फ़ेज़ है, ठीक है? मोबाइल फ़ेज़ जो है ना वो सॉल्वेंट होगा, वो बफर होगा, वो हम ये कह सकते हैं कोई साल्ट का मिक्सचर होगा या कोई सॉल्यूशन होगा जो ऊपर से डालेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है ना सैंपल हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सैंपल में ये चीज़ें हैं, ये इस तरह के प्रोटीन्स हैं, तो वो सैंपल में हमारे पास जो है वो निकलेंगी और यहाँ से इसमें से क्रॉस करते हुए यहाँ नीचे हमारे पास वो अवेलेबल हो जाएँगे। लेकिन इस सबको आप क्या कर दोगे, यहाँ से निकाल दोगे। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो परफ़ॉर्म हो रहा होता है और इसके अलावा कैटायनिक एंड एनायनिक एक्सचेंजर इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं। एंड देन अभी जो है ये आपको पूरी की पूरी डायग्राम जो है ना ये नज़र आ रही है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो इस फॉर्म में चीज़ें होती हैं, कॉलम के अंदर की ये साइड दिखा जा रही है, ठीक है? ये इस फॉर्म में चीज़ें होती हैं। अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है ना वो सैंपल डाल दिया गया है। ये जो हमारे ये आपको नज़र आ रहे हैं ना ये छोटी-छोटी चीज़ें, ठीक है? ये हमारा सैंपल है। जब हम सैंपल डालेंगे उसके बाद हम इसके अंदर बफर डाल देते हैं, ठीक है? जब बफर डालते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि जो प्रोटीन उस बफर के अकॉर्डिंग उसकी कैपेबिलिटी होगी, पोलैरिटी होगी, वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी और इल्यूजन की फॉर्म में हमारे पास नीचे जो है वो जमा हो जाएगी।
देन क्या होगा, ये इसको हमने क्या कहा है, ये इल्यूज़न हो गई है, ठीक है? फिर क्या हो गया, फिर दोबारा हमने ऊपर से जो है ना वो बफर इसके अंदर ऐड किया है, तो फिर हमारे पास जो है ना वो दूसरी जो है वो भी वहाँ से निकल गई, उसकी भी इल्यूज़न हो गई है। फिर एट द एंड फिर जब हमने बफर डाला है, तो फिर हमारे पास तीसरी हो गई है। तो मतलब ये है कि ओवरऑल हमारे पास ये जो है ना नंबर 1, ठीक है? और ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ये सारी की सारी चीज़ें अलग हो गई हैं। देन आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोबारा से बफर डालें, इसको बिल्कुल साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद नेक्स्ट मटीरियल को सेपरेट करने के लिए भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? मीन्स कि आपको ये जो है ना इसको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी जो है, इसको एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ये यूज़फुल है, इसके ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है और इसकी कैपेसिटी हाई होती है। इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है। इसमें सेपरेशन बहुत जल्दी हो जाती है और ये वर्सटाइल है, वाइड स्प्रेड है। इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ये बहुत जगह यूज़ हो रहा है। इसमें सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके बारे में पता लग जाता है और ये लो कॉस्ट होता है, इतना महंगा नहीं होता। और जनरल कंपोनेंट अगर हम इसका आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी देखना चाहते हैं तो वो इस ये ना मैं आपको फ़िगर दिखाती हूँ, उसके अंदर भी है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हाई पंप टाइम कुछ चीज़ें आती हैं वो मतलब डिलीवर नहीं होती, वो जल्दी नहीं जा रही, तो इसलिए हम पीछे पंप लगा लेते हैं। जब पंप लगाते हैं, प्रेशर देते हैं और कुछ ग्रेविटी के असर की वजह से यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? एक तो पंप आ जाएगा और दूसरा जो है ना वो ग्रेविटी आ जाएगी। तो इन दोनों की वजह से क्या होगी कि इल्यूज़न जो है ना वो हमारी ओवरऑल जो मटीरियल होगा उसकी इल्यूज़न जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो इसके लिए क्या करते हैं, पंप कर लगा देते हैं और इंजेक्टर भी लगाया जाता है जिसकी वज़ह से सैंपल जो है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस जो है वो किया जाएगा। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप हाथों से ही डाल रहे हैं या फिर किसी बीकर के अंदर डाल के आप उसके अंदर डाल रहे हैं, बल्कि आपको एक ख़ास किस्म का इंजेक्टर जो होता है वो ज़रूरत होता है, ताकि आपके किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे उस मिक्सचर को, ओवन में भी आप इसको रखेंगे, थोड़ा-सा गर्म करेंगे, टैप करेंगे, ताकि वो जो आपका कॉलम है वो बहुत अच्छे से काम करे। यहाँ पे डिटेक्टर होगा जो डिटेक्ट कर लेगा सारी चीज़ों को और हो सकता है कि लास्ट में आपके पास मतलब आपने क्या किया है कि इसको ना कनेक्ट कर दिया है किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ, जो क्या कर रहा है उसको जो है ना चेक कर रहा है और सारी रीडिंग्स जो है ना वो आपको दे रहा है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये कैसे जो है ना वो चेक किया जाता है इनको। ये देखें, तो ये हमारे पास जो है ना ये डायग्राम है। इसमें आप देखा जा रहा है कि ये हमारे पास जो है ना ये सॉल्वेंट है, ठीक है? अब इसको जो है ना सॉल्वेंट रिज़र्वर है, इस कॉलम के अंदर आप कॉलम जो है ना उसको ज़हन में रखें। ठीक है? तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगा दिया गया है, एक पंप लगा दिया गया है। यहाँ से हमने क्या किया है, इसके अंदर डाल दिया है कोई भी जो हमारे पास सैंपल था, वो डाला है और देन हम क्या कर रहे हैं, साथ-साथ सॉल्वेंट जो है ना, वो अपने हिसाब से इसमें डालते जा रहे हैं। सॉल्वेंट मतलब बफर जो है, वो डाल रहे हैं या फिर साल्ट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो है, वो डाल रहे हैं। जब वो चीज़ें डाल रहे हैं, तो साथ में पंप लगाया हुआ है। पंप पे इससे क्या होता है कि वो चीज़ जो है ना, वो नीचे की तरफ जल्दी मूव करती है और जल्दी जो है ना, वो हमारा काम जो है, वो आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है? तो अभी फिर क्या होता है कि ये देखिए ये कॉलम है ना इसके अंदर चीज़ें जा रही हैं और ये इंजेक्टर है जिसमें हम ऑटोमेटिकली चीज़ें अपनी जो है ना वो इंजेक्ट किए जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? फिर देन क्या करेंगे कि ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास ये अगर आप ऐसे में बीकर बनाती हूँ, तो बीकर की फ़ॉर्म में हमारे पास जो है ना वो चीज़ें नीचे जो है वो सेपरेट होती जाएँगी, ठीक है? इसके अंदर वो चीज़ें सेपरेट होती नज़र आ जाएँगी हमें। जैसे कि आपको ना ये इस पिक के अंदर ये दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप कोई भी डिटेक्टर कोई भी मेथड लगा लें, ठीक है? तो वो चीज़ जो आपके बीकर में आपके पास अवेलेबल हो गई हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 बीकर आए हैं, 3 तरह के हमने जो है ना वो ऊपर प्रोटीन्स जो है वो अलग की हैं। तो एक में ये देखें ये पर्पल आ गई हैं, एक में हमारे पास जो है ना ये येलो कलर की आ गई हैं और एक में हमारे पास जो है ना वो ग्रीन कलर की आ गई हैं, ठीक है? तो इनको क्या करेंगे, इनको फिर हम कोई भी मेथड लगा के उनको डिटेक्ट कर लेंगे, उनको चेक कर लेंगे, डिटेक्टर लगा देंगे आगे और उस डिटेक्टर के बाद हमारे पास ग्राफ बन जाएगा और ग्राफ में हमारे पास जो है ना वो इस तरह जो है ना वो कुछ पीक्स जो है वो आ जाएँगी, ठीक है? और ये पीक्स शो करेंगे कि इनकी अमाउंट कितनी है। ये जो फर्स्ट वाली होगी ये दिखाएगी कि ये जो प्रोटीन है ये इतनी क्वांटिटी में यहाँ पे प्रेज़ेंट थी, ये इतनी क्वांटिटी में है, ये इतनी क्वांटिटी में, ये इतनी क्वांटिटी में। ये सबसे कम क्वांटिटी में थी और वो जो है ना ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये पीक्स इनकी अमाउंट जो है वो शो कर देगी और इसके अलावा ये जो पीक्स हैं ये कुछ और भी शो कर सकती हैं, उनकी कोई क्वालिटीज़ वगैरह जो है ना उनको भी शो कर सकती हैं, उनके साइज़ को भी शो कर सकती हैं, ठीक है? तो इस तरह ये इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी जो है ये काम करेगी। इसको इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मूव कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो डिज़ाइन सिस्टम था जिस वज़ह से हमने क्रोमेटोग्राफ़ी की जो पैकिंग की है, तो वहाँ पे वो किस तरह के होने चाहिए, जो बीड्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, उनकी कौन-कौन सी टाइप्स होने चाहिए। तो यहाँ पे नॉन पोरस इस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर पोर्स ना हो, ठीक है? माइक्रो पोरस जिनके अंदर छोटे-छोटे पोर्स हों और मैक्रो पोरस भी हो सकते हैं जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पोर्स वगैरह प्रेज़ेंट हो। इसके अलावा जो नॉन ये आपके पास नॉन पोरस है और ये आपके पास पोरस बीड्स जो है ना ये आ जाते हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, जो कॉलम आपने बनाना है ना इस तरह का फॉर एग्ज़ाम्पल
ये इस तरह का, तो उसके अंदर आप जो है ना इस तरह के जो है ना ये बीड्स लगा लेंगे, ठीक है? तो ये आपके अपनी ऊपर है कि आप कौन से किस किस्म के जो है ना बीड्स लगाना चाहते हैं, ठीक है? कि पोरस लगाना चाहते हैं या नॉन पोरस लगाना चाहते हैं, ये इस तरह पूरा फिल होता है। लेकिन मैं मोस्टली इस के अंदर डायग्राम जो है ना वो थोड़ी ऐसे बनाती हूँ, ठीक है? तो वो डायग्राम ऐसे बनाने का मकसद ये है कि आपको जो है ना वो चीज़ समझ आए कि किस तरह जो है ना मटेरियल मूव कर रहा है इसके अंदर, ठीक है? इस वजह से मैं जो है ना इसकी 2 डायमेंशन आपको डायग्राम दिखाती हूँ। लेकिन होता क्या है कि ये ओवरऑल पूरा का पूरा फिल हुआ होता है डिज़ाइन से, या फिर ये जो बीड्स होते हैं ना इनसे ये भरा होता है। तो अब हम इसकी एप्लीकेशंस जो हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले ये है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, फार्मास्यूटिकल में, हॉस्पिटल्स में, एनफोर्समेंट में, ठीक है, एनवायरनमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में। मेन चीज़ है कि इसने सेपरेशन का काम करना है। ये सेपरेशन कहीं भी किसी भी टाइप की हो सकती है। कोई भी मिक्सचर आप इसके थ्रू जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। मोस्टली आप प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड जो होते हैं ना इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या फिर इनकी लिमिट्स जो है ना उनके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है कि चीज़ों को सेपरेट करेगा, ठीक है? और उनकी एफिनिटी जो होगी उसके बेस पे वो चीज़ें सेपरेट हो जाएँगी, उनकी सेपरेशन जो है वो बहुत ईज़ी हो जाएगी। मीडियम जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा चीप है और इसमें टाइम भी कम लगता है। और ओवरऑल हमें एक डिजिटल रिज़ल्ट जो होता है, मतलब एक स्क्रीन के ऊपर हमें रिज़ल्ट जो है वो भी अवेलेबल हो सकता है। ये थोड़ा-सा जो है ना वो मतलब ऐसे इक्विपमेंट अगर आप थोड़े ज़्यादा हैवी लगा रहे हैं इसके साथ, इस वजह से ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और इसको हैंडल करना थोड़ा-सा जो है ना वो मुश्किल है। थोड़ा-सा जो है ना वो मेथड जो होता है ये लार्जर हो जाता है। पहले आप चीज़ों को अलग करोगे, फिर उसके बाद देन उसको आप फिर डिटेक्टर के थ्रू जो है वो डिटेक्ट करोगे। थोड़ा-सा प्रोसीजर जो है ना ये लंबा हो जाता है। और थोड़ा-सा जो है ना इसके लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, बफर्स आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, आपको डिज़ाइन्स बनाने पड़ेंगे, लॉन्गर है, टाइम टेकिंग है, ठीक है? तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं कि सरफेस जो है ना वो वाटरी ना हो, आपने वेस्ट जो होता है ना वो भी ज़्यादा होता है। मतलब ज़ाहिर-सी बात है जब ऊपर से आप पीएच मेंटेन करने के लिए या फिर आयन्स को वहाँ से निकालने के लिए, प्रोटीन्स को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए वहाँ बफर डाल रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो होगा ना वो बफर्स का हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, हाई लेवल का जो है ना कंटामिनेशन, इल्यूजन जो है ना वो भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें जो है वो नीचे वो सेपरेट वो अच्छी ही हों, बल्कि हो सकता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ कंटामिनेंट्स जो है ना वो भी आपके पास आ जाए। ठीक है? तो आयन एक्सचेंज जो है ना प्रोसेस, इसमें आप कोई भी किसी किस्म का जो है ना आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिज़ाइन्स जो हैं वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पोरस यूज़ करने हैं, नॉन पोरस यूज़ करने हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। और केटानिक एक्सचेंज में क्या होता है कि आप सिंपल जो है ना केटायन्स जो हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, और एनायनिक एक्सचेंज में क्या होता है कि आप एनायंस को यूज़ करते हैं। मेन मकसद क्या होता है कि वो चीज़ें सेपरेट हो जाएँ। जैसे कि आपको एक डायग्राम के अंदर मैं बता देती हूँ कि इस तरह का आपके पास क्या होता है, ये केटायनिक एक्सचेंज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है? और ये आप देख लें कि ये कॉलम की वॉल है, इस ये चिपका हुआ है। ऊपर से आपने क्या किया है कि यहाँ से आपने कोई भी सॉल्वेंट जो है वो डाल क दिया है, और वो सॉल्वेंट क्या था, उसके अंदर मिक्सचर था, ठीक है? और वो मिक्सचर किसके अबाउट था, वो अमाइनो एसिड का था, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है ना वो चिपक जाएँगे, ठीक है? और ये अमाइनो एसिड कौन से हैं, ये पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। अब क्या हुआ है कि अब आपने ऊपर से क्या किया है कि यहाँ से ना इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ से क्या हुआ है कि आपने यहाँ से डाल दिया है कोई भी आयन एक्सचेंजर, कोई भी सॉल्वेंट वगैरह डाल दिया आपने। मोबाइल फेस मतलब आपने यहाँ पे डालनी है। मोबाइल फेस में आपने मोस्टली जो है ना वो बफर डालने हैं, ठीक है? जो आपने बफर डाला है ना, अब वो क्या है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो थोड़े पावरफुल हैं। वो क्या करेंगे, वो इनको रिप्लेस कर देंगे, ये यहाँ से इनको हटा देंगे, ठीक है? ये हट के ना तो आप ये देखें कि ये जो हमारे पास होंगे पर्पल वाले, ये नीचे नीचे गिरना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? और ये हमारे जो बीकर नीचे रखा होगा ना उसके अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएँगी। और इसके साथ क्या होगा कि मैं देखिए मैं इनको मिटाती हूँ एक दफ़ा पहले। ये यहाँ पे ये जो मैंने साफ़ किया है ना, यहाँ पे ये ब्लैक कलर के जो है, ये इधर चिपक जाएँगे, ठीक है? पॉज़िटिव चार्ज वाले, वो इसके साथ चिपक जाएँगे, और ओवरऑल जो है ना जो हमें चाहिए था वो हमारे इस बीकर के अंदर जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है? तो ये हमारे पास था, ये केटायनिक एक्सचेंजर है, ठीक है? केटायन्स जो हैं वो इस तरह एक्सचेंज होते हैं। अब हम बात करते हैं एनायनिक एक्सचेंज की, तो एनायनिक एक्सचेंज जो है ना ये भी ईज़ी है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, ये आपके पास वॉल है, ठीक है? और एनायनिक एक्सचेंज में क्या होगा कि ये चीज़ जो है ना ये पॉज़िटिव होगी, और आप ऊपर से क्या डाल रहे हैं, कोई भी आप जो है ना सब्सटेंस इसमें डाल रहे हैं, ठीक है? कोई भी अमाइनो एसिड डाल रहे हैं या न्यूक्लियोटाइड डाल रहे हैं, वो नेगेटिव चार्ज थी वो इसके साथ जो है ना वो चिपक गए हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना है, मोबाइल फेस डालनी है। मोबाइल फेस आप देख लें कि ये शायद ये ग्रीन कलर की है फॉर एग्ज़ाम्पल।
तो ये भी नेगेटिव चार्ज होगी लेकिन ये इससे पावरफुल होगी। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे आएँगे, ठीक है? और इधर से इनको क्या करेंगे, वो रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये नीचे बीकर रखा हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना ये नेगेटिव चार्ज वाली सारी चीज़ें इधर आ जाएँगी और ऊपर वाले को भी हम इसको ना रेज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो ग्रीन होंगे वो इसके साथ चिपक जाएँगे, ठीक है? ये ऐसे जो है ना ग्रीन नेगेटिव चार्ज वाले वो इसके साथ चिपक जाएँगे। तो इस तरह से जो है ना ओवरऑल हमारे पास इल्यूज़न का प्रोसेस होगा और आयन एक्सचेंज जो है वो इस तरह से काम कर रही होती है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।